हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ये मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है आज। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, मल्टीमीडिया के लिए जो हमारे मुख्य हार्डवेयर होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस किस हार्डवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आज देखेंगे मल्टीमीडिया के प्रमुख सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। मल्टीमीडिया के प्रमुख सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मल्टीमीडिया चलाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनको हम 5 भागों में बांटे हैं, 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो कि पहला है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स। पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स। दूसरा है कोरल ड्रा। तीसरा है 3D मॉडलिंग टूल्स। 3D मॉडलिंग टूल्स। और चौथा है इमेज एडिटिंग टूल्स। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बता देंगे। इमेज एडिटिंग टूल्स। पांचवा है साउंड एडिटिंग टूल्स। और एक और है छठा एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स। एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स। तो इन 6 सॉफ्टवेयर के बारे में हमें मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल। इनके बारे में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर आप लोग को नोट्स बनाना है, लिखना है, तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इसका नोट्स हम आपको PDF में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जो कि पहला है हमारा पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल। पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स क्या होता है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का ग्राफिक्स जो होता है वो बहुत अच्छे ढंग से दिखाने के लिए यूज होता है, अच्छे प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स होता है मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो कि हम जानते हैं कि जो ग्राफिक्स होता है हमारा वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के प्रथम भाव को, जिसे हम फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं, प्रथम भाव को क्रिएट करेगा। इसलिए ये टूल्स अपने इच्छा के अनुसार हम ड्राइंग कर सकते हैं और पेंटिंग स्वरूप देने के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे ही हमारी नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या फिर जैसा हम चाहेंगे वैसे हम ड्रा कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। और ड्राइंग और पेंटिंग टूल्स जो होते हैं वो GUI के साथ आते हैं। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसके साथ ही आते हैं जो हमारे ड्राइंग और पेंटिंग टूल्स होते हैं। दूसरा होता है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा के माध्यम से हम चित्रण कर सकते हैं। इसको हैंडल करने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। कोरल ड्रा का आपने बेसिकली यूज़ देखा भी होगा कि जो लोगो वगैरह बनाते हैं कंपनियां की या फिर किसी स्कूल कॉलेज के, ज़्यादातर कोरल ड्रा पे ही वर्क किया जाता है। तो कोरल ड्रा का यूज हम किसी चित्र को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें हैंडल करने के लिए सारे फीचर्स होते हैं। अगला सॉफ्टवेयर हमारा है
3D मॉडलिंग टूल्स। 3D मॉडलिंग टूल्स क्या होता है? 3D मॉडलिंग टूल्स तथा एनिमेशन टूल्स की सहायता से हम प्रोजेक्ट में उन ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं जो वास्तविक रूप प्रकट होते हैं, जैसा कि जो रियलिटी हमें दिखाते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई मोटर कार हो गया या फिर कोई अन्य चीज़ें हैं, तो जो हमें रियलिटी दिखाते, वास्तविक रूप में दिखाते हैं, उनको हम 3D मॉडलिंग टूल्स की सहायता से बना सकते हैं। एज इट इज़ हमें लगे जैसे वो चीज़ें रियल हैं। तो इसका डेफिनीसन आप लोग लिख सकते हैं, एक बार बोल दे रहे हैं हम। 3D मॉडलिंग टूल्स तथा एनिमेशन टूल्स की सहायता से प्रोजेक्ट्स में उन ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है जो वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। ये टूल्स प्रत्येक डायमेंशन में हमारे डिजाइन को मल्टीपल विंडो के दर्शाने के फीचर को ऑफर करता है। ठीक, अगला होता है इमेज एडिटिंग टूल्स। अब हम ये देखेंगे इमेज एडिटिंग टूल्स क्या होता है। इसके द्वारा हम किसी भी स्केच से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। इमेज एडिटिंग मतलब किसी भी इमेज को एडिट करना या फिर कोई नई इमेज बनाना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केच इमेज जो हमारी है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, स्केच इमेज को बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अगला है साउंड एडिटिंग टूल्स। साउंड एडिटिंग टूल्स क्या होता है कि साउंड एडिटिंग टूल्स का ये काम होता है कि जो साउंड हम सुन रहे हैं उसके सुनने की क्षमता को प्रदान करता है, और साउंड को हम कहीं भी कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो चल रही है तो हम उसमें कोई अदर से साउंड लगा सकते हैं या फिर कहीं पर और साउंड वो पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत रहे उसको कट कर सकते हैं और वहाँ अगले जगह पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स। ये क्या होता है कि एनिमेशन ग्राफिक्स जो होता है हमारा, उसको सीक्वेंशियली, जो एक सीक्वेंस में होता है या फिर रैंडमली प्लेबैक होता है, उसको दिखाता है। ये टूल्स कैमरा, एनिमेशन तथा दूसरे कैप्चर की गई डिवाइस को असेंबल तथा एडिट करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे हमने कैमरे से कोई वीडियो शूट किया हो या फिर किसी अदर कैप्चरिंग डिवाइस मतलब जिससे हम कोई भी चीज़ कैप्चर कर सकते हो, या तो कैमरा या फिर अदर किसी कैप्चरिंग डिवाइस से शूट किए हों, उसके लिए ये यूजफुल होते हैं एडिट करने के लिए। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। इसका हिंदी होता है संचार। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना, कुछ डेटा का या किसी सूचना का आदान प्रदान करना। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे कम्युनिकेशन होता है, बट इन कंप्यूटर सेंस वो बातचीत नहीं करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कोई डेटा सेंड कर रहा है या फिर एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से डेटा रिसीव कर रहा है। तो जो डेटा का हमारा ट्रांसफ़र होगा, आदान प्रदान होगा, उसी को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए क्या होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लेकिन ये सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक इन सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक से ना हो। जैसे कोई दो डिवाइस है, मान लेते हैं हमारे पास ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। अब हम कह सकते हैं कोई ये डेटा सेंड कर रहा हो या फिर रिसीव कर रहा हो। कम्युनिकेशन क्या होगा? डेटा का ट्रांसफ़र बिटवीन टू डिवाइस।
अगर ए कोई डेटा बी के पास सेंड कर रहा है, बी कोई डेटा ए के पास सेंड कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक उस डेटा का ट्रांसफ़र ठीक तरीके से ना हो जाए। जैसे अगर ये कोई डेटा सेंड कर रहा है 1122, ए वाला सेंड कर रहा है बी के पास, तो जब तक ये डेटा इसके पास ठीक तरीके से पूरा नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम कहेंगे कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन को आसान भाषा में हम समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, जब दो कंप्यूटर या दो कोई डिवाइस आपस में डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हो, आदान प्रदान करते हों, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन का कुछ प्रोसेस भी होता है, कुछ इसके मेथड भी होते हैं, ये सब देखेंगे हम आगे। अब क्या क्या कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हो सकते हैं जो जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस टाइम हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे जो प्रबल माध्यम है वो हमारी भाषा है, और इसको हम टेलीफोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम या मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, अगला टॉपिक देखें, इसी का है, कम्युनिकेशन का ही। ये कम्युनिकेशन का ही टॉपिक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पज क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान। ये बातें अभी हम कई बार बता चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ डिवाइस की भी ज़रूरत होती है जो समान डिवाइस होने। जैसे कि अगर कम्युनिकेट करना है तो ए अगर कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, तो ए और बी के पास समान डिवाइस भी होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। अगर दोनों के पास समान डिवाइस है तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन के 3 इफ़ेक्ट आते हैं, 3 प्रभाव होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या क्या होते हैं? डेटा कम्युनिकेशन के प्रभाव के अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के प्रभाव के 3 मुख्य विशेषताएं। जिसमें से पहला है डिलीवरी। अब डिलीवरी से क्या तात्पर्य है कि डिलीवरी से ये तात्पर्य है कि जो भी डेटा एक जगह से हम सेंड कर रहे हैं वो दूसरे जगह प्राप्त भी होना चाहिए। जैसे अभी बताया हम पिछले टॉपिक में कि अगर जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए ए से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं 1122 बी के पास, तो वो बी को रिसीव होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेंड कर दिया और बी रिसीव ना किया तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर ए सेंड कर रहा है और बी रिसीव कर रहा है तभी वो कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी होता है कि जो हमारी डिलीवरी होनी चाहिए वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास होना ही चाहिए, पहुंचना ही चाहिए। इसका ये तात्पर्य होता है कि जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्राप्त हो जाए। दूसरा होता है शुद्धता।
जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। शुद्धता को इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। यह डेटा के सही गुणवत्ता या डेटा के सही होने को दर्शाता है कि जैसे हमने डेटा सेंड किया है यहाँ पर 1122, अब यहाँ पर ए सेंड कर दिया 1122, लेकिन बी के पास पहुँच रहा है 1123। तो इससे क्या तात्पर्य है कि डेटा की जो एक्यूरेसी होगी वो सही नहीं है। तो डेटा की एक्यूरेसी भी डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो एग्जैक्ट सही होनी चाहिए। जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं ए से, वो बी के पास रिसीव हो रहा है तो वही डेटा होना चाहिए। अगला होता है टाइमलीनेस, समय बाध्य, जिसको हिंदी में कहते हैं। जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं अगर अगले डिवाइस के पास पहुंच रहा है तो उसकी भी कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर डेटा हमें आधे घंटे में वहां भेजना है, पहुंचना है, और डेटा को सेंड कर दिए, डेटा पहुंच रहा है 2 दिन के बाद, तो इसमें भी कुछ समय बाध्य होना चाहिए कि डेटा इतने देर में पहुंच जाना चाहिए। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए। पहला होता है डिलीवरी, कि जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो दूसरे के पास रिसीव हो जाना चाहिए। दूसरा होता है एक्यूरेसी, कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वही डेटा अगले के पास रिसीव हो, उसमें कोई भी गलती ना होने पाए। तीसरा होता है टाइमलीनेस, कि जितने समय के अंदर वहाँ पर रिसीव होना चाहिए उतने समय में वो हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक। अब अगला चीज़ हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। अब कम्युनिकेट करना है हमें 2 डिवाइस से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये कम्युनिकेशन के कंपोनेंट होते हैं। हमारे लिए कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। तो पहला होना चाहिए मैसेज। अभी इन सब के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सब पहले नाम बता दे रहे हैं। दूसरा होना चाहिए सेंडर। तीसरा मीडियम। चौथा रिसीवर। और पांचवा प्रोटोकॉल। पहला सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए हमारे पास, मैसेज। क्योंकि अगर हम एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस के पास कोई मैसेज, कोई कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैसेज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि हम क्या सेंड कर रहे हैं। कोई भी सूचना हमें अगर सेंड करना है तो पहले सबसे पहले सूचना होना चाहिए कि सूचना को हमें एक दूसरे के पास भेजना है। दूसरा चीज़ सेंडर होना चाहिए, जो सेंड कर रहा हो। अगर मैसेज भेजना है या मैसेज प्राप्त करना है तो उसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। तो सेंडर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को भेजता है। इसमें लिख दे रहे हैं, वह व्यक्ति जो मैसेज भेजता है, ये सेंडर होता है। दूसरा क्या होता है, अगला है मीडियम। अब संदेश भेजने के लिए हमें किसी न किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है, उसको मीडियम कहते हैं। संदेश भेजने के लिए जिस साधन की ज़रूरत होती है। अब हमें संदेश भेजना है तो संदेश भेजने के लिए जिस साधन की ज़रूरत होती है उसको हम मीडियम कहते हैं। अगला है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, वह व्यक्ति जो मैसेज को रिसीव करता है।
वह व्यक्ति जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। और अगला सबसे लास्ट चीज़ क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, वह नियमों का एक समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। नियमों का समूह है जो क्या करता है कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कम्युनिकेशन को, डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक। मैसेज क्या होता है, वह जानकारी जिसको आदान हुआ है ठीक। मैसेज हो गया वह जानकारी जिसका आदान प्रदान करना है। सेंडर हो गया वह व्यक्ति जो मैसेज भेजेगा। मीडियम हो गया हमारा जिस साधन के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। फिर रिसीवर हो गया वह व्यक्ति जो मैसेज को रिसीव करेगा। प्रोटोकॉल हो गया सेट ऑफ रूल्स जो नियमों का समूह होता है, डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। इतनी चीज़ें हो गई। ये तो हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए किस किस कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 5 कंपोनेंट हो गए, मैसेज, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिसके लिए 3 टाइप्स होते हैं। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन 3 तरीके के होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। पहला जो होता है वो हाफ सिंप्लेक्स होता है, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे सिंप्लेक्स में क्या क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है। तो सिंप्लेक्स जो होता है डेटा कम्युनिकेशन का टाइप, इस अवस्था में जो डेटा का संचरण होता है वो एक ही दिशा में होता है। जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो एक ही दिशा में होगा। अर्थात हम अपनी सूचनाओं को केवल भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 डिवाइस है, ये है डिवाइस ए और ये डिवाइस बी। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि अगर ए कोई डेटा बी को सेंड कर रहा है तो ए सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है। और बी क्या कर सकता है, डेटा को रिसीव कर सकता है लेकिन ए के पास सेंड नहीं करना। अगर ये बी कुछ सेंड करना चाहे तो ये नहीं कर पाएगा। सिंप्लेक्स में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो वन वे होता है, वन वे, एक ही डायरेक्शन से हो, चाहे ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा, दोनों तरफ से नहीं हो सकता है। एक बार फिर से समझ लीजिए सिंप्लेक्स क्या होता है। इसमें जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ होता है, वन वे होता है। इसमें जो सेंड कर रहा है वो रिसीव नहीं कर सकता और जो रिसीव कर रहा है वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। और दूसरा जो हमारा है वो है हाफ डुप्लेक्स। इसका पहले वाले सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो सकता है टीवी, रेडियो, क्योंकि उसमें जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ वन वे होता है। टीवी से हम ले सकते हैं आउटपुट, इनपुट नहीं दे सकते हैं। मतलब यहाँ अपने कम्युनिकेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं उससे। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें डेटा का ट्रांसफ़र दोनों तरफ से होता है बट सेम टाइम पे नहीं होता है। जैसे कि अगर 2 डिवाइस है ए और बी, इसमें क्या होता है, ए बी को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, बी ए को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है।
बट एक ही टाइम पे नहीं कर सकते हैं। अगर ए कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी सेंडिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सेंड कर चुकेगा, उसके बाद बी करेगा। ऐसा नहीं कि ए भी डेटा सेंड कर रहा है और बी भी करे, एक साथ दोनों नहीं कर सकते। जैसे वॉकी टॉकी होगा जिस पे बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्मी वगैरह वाले, तो उसमें क्या होता है कि जब एक अपनी बात पूरी कर लेता है, ओवर ओवर कहता है, उसके बाद अगला शुरू करता है। जब तक पहले की बात नहीं ख़त्म होती है तब तक अगला अपना बात शुरू नहीं कर सकता। और तीसरा जो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा का आदान प्रदान होगा, ट्रांसफ़र होगा, वो दोनों तरफ से हो सकता है और एक ही समय पे भी हो सकता है कि ए भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है और बी भी इसके पास डेटा को सेंड कर रहा है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, इसमें एक साथ दो लोग आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई रूल नहीं होता है कि अगर एक डेटा का ट्रांसफ़र बंद कर देगा तभी दूसरा शुरू करेगा, दोनों एट ए टाइम एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, फिर कंपोनेंट कम्युनिकेशन के बाद देख लिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए कितनी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, मतलब क्या इसके मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद जो होगी बताए जाएंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर 2 तक कंप्लीट हो गया है, बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। और हर वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो पड़े सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।